what do women really want? At least bare minimum भी क्या expect करते हैं? Very important to focus on the word bare minimum. Starting with our podcast episode 3, which is based on sex education. Beep 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 sir. इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, क्या पता है हम पाप करने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे, लोगों की नज़रों में वर्ड सेक्स ही सुनते हुए एक ये आता है। तो सर शुरू करते हैं, जैसे सेक्स एजुकेशन इसका टॉपिक है, तो लेमैन के लिए अगर आप समझाना चाहें कि सेक्स एजुकेशन है क्या, अगर एक आम साधारण इंसान जैसे जो अभी आप जैसे किसी को रोड पे अच्छे मिलते हैं ना, आप उससे पूछ रहे हैं वो आपसे पूछ रहा है, बस वो आपको जानता है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन है क्या, मैं सुनकर आया हूँ ये वर्ड, ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो आप लेमैन लैंग्वेज में आम अगर इंसान को समझाना चाहे, एक नॉर्मल लेमैन को, तो है क्या सेक्स एजुकेशन? पहली बात तो सेक्स को डिस्कस करना इतनी शर्मनाक बात होनी नहीं चाहिए। यही प्रॉब्लम हो गया है एक्चुअली हमारा, बिकॉज कल्चरली हमें ये सिखाया गया है कि सेक्स के बारे में बात करना गंदी बात है। सो जब ये कॉनोटेशन हम बचपन से जोड़ देते हैं कि सेक्स इज़ गंदी बात, तो इसके बारे में कभी हम खुल करके एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते, और इसी के कारण बहुत सी गैर जानकारियाँ, बहुत से मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हमारे दिमाग में बनते जाते हैं जो हम खुल करके किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। वी डोंट टॉक टू पीपल अबाउट इट। हमें कुछ गलत लगा या हमें किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है, अपनी खुद की बॉडी, अपनी खुद की सेक्सुअलिटी के बारे में कोई डाउट या कोई गलत फहमी बन जाती है दिमाग में, तो हम वो खुल करके बोलते नहीं हैं और उस गलत फहमी को पनपने देते हैं अपने अंदर। दिस इज़ द फ्लिप साइड ऑफ कॉलिंग इट गंदी बात। तो ये जो नोशन तोड़ना बहुत ज़रूरी है, एंड इसलिए विद द हेल्प ऑफ दिस पॉडकास्ट आई थिंक हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकते हैं एटीट्यूड्स में लोगों के, कि इसके बारे में बात करना इन अ हेल्दी वे इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड मोस्टली इम्पॉर्टेंट। गुड से ज़्यादा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम इसके बारे में थोड़ा खुल के बात करें। अब रही बात कि क्या है सेक्स एजुकेशन, का मतलब क्या है, बेसिक जानकारी अपनी खुद की बॉडी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, हमारे सेक्सुअल पार्ट्स हैं, वो किस तरह काम करते हैं, उनका क्या काम है, व्हाट इज़ द शेप एंड साइज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन, व्हाट इज़ इट सपोज टू डू, हम कैसे एक दूसरे को पहचानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, हम क्यों किसी लड़के को लड़का और लड़की को लड़की कहते हैं। अचानक से 12-13 साल के बाद हम किसी की भी बॉडी पे कोई भी बम्प आया तो कैसे हम नोटिस करने लगते हैं, क्यों नोटिस करने लगते हैं, वो बम्प आया तो कैसे आया, वो चेंजेस इन स्ट्रक्चर हुए तो कैसे हुए, क्यों हुए, किसी को सडनली ब्लीडिंग होने लगी है तो वो क्यों होने लगी। तो जो 12-13 साल की बच्चियाँ होती हैं, हु हिट देयर प्यूबर्टी, जब वो पीरियड आता है तो दे बिकम एक्सट्रीमली एंग्शियस कि ये क्या हुआ सडनली। ये जो बेसिक जानकारियां हैं, ये बच्चों में आना और वो किस तरह लाई जाए वो जानकारी, वो पेरेंट्स को पता होना, वहाँ से शुरुआत होती है सेक्स एजुकेशन की, कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली तुम्हारी बॉडी में कुछ चीज़ें हैं, वो क्यों हैं, उनका क्या काम है, किसी को, एक जन को इस तरह से और दूसरे जन को इस तरह से क्यों बनाया हुआ है, तो तुम क्यों लड़के हो वो, या वो क्यों लड़की है। उसके बेसिस पे ये बिलीफ बनने लगता है कि हाँ, दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉर्मल टू हैपन। ये कुछ सडनली आउट ऑफ द ब्लू मेरे साथ नहीं हो रहा कि सडनली मेरे दिमाग में किसी के प्रति कुछ ख्यालात पैदा हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, आज तक तो मैंने इस तरह सोचा नहीं था, तो सडनली मैं क्यों सोचने लग रहा हूँ। तो वो जो गिल्ट और शेम की बात आ सकती है इसकी जानकारी के बगैर, वो नहीं होगा। सो द कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड इज़ नॉट क्रिएटेड अगर पहले से इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। एंड ऑफ कोर्स हेल्दी सेक्स लाइफ क्या होती है, इसकी जानकारी, कि इंटरकोर्स ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, इंटरकोर्स का काम क्या है, वो एक लेटर स्टेज पे होगा। सो सेक्स एजुकेशन जो है, ये जो जानकारी देने वाला प्रोसेस है या लेने वाला प्रोसेस है, ये अगर फेजेस में हो, अंडर गाइडेंस ऑफ या अंडर सर्विलेंस ऑफ एल्डर्स लाइक पेरेंट्स हियर इन द हाउस एंड टीचर्स एट स्कूल, यहाँ पर से शुरू हो, एंड देन मे बी पेयर के साथ जो होता है वो एक्चुअली थोड़ा डेंजरस हो जाता है। तो जब पहले से पेरेंट्स घर में से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो बहुत ही बेहतर होगी। इसलिए ये जो फेजेस में करना बहुत ज़रूरी होता है, और इट्स जस्ट अबाउट बेसिक इन्फॉर्मेशन। कोई बहुत ज़्यादा डीप में जा करके हमको फिलोसॉफिकली सेक्स को डिस्कस नहीं करना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सब सीखने लगते हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस से। बट जब हम नाइव होते हैं, यानी कि हमको कोई दुनियादारी की जानकारी नहीं होती, उस वक्त जो बेसिक सेक्स के बारे में हमको नॉलेज चाहिए, वो जो हमको मिल जाती है, उसे हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं। और वो बहुत हेल्दी तरीके से होता है अगर पेरेंट्स एंड टीचर्स कोलैबोरेटिवली काम करें तो। सो
सो आपने जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की अबाउट डिफरेंट शेप्स साइजेस, दो ह्यूमन के बीच में वो डिफरेंस क्यों है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सर कहाँ से मिल सकती है? एज इन मेरे ही केस में अगर देखें तो पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, एंड वो कॉन्वर्जेशन वो इनिशिएट करने के लिए वो अभी भी थोड़े हेसिटेट करते हैं, राइट? शायद वो उनको नहीं करनी है कम्प्लीटली, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए मे बी उनको इन्फॉर्मेशन है बट वो बताना नहीं चाहते बिकॉज स्टिल वो इंडियन कल्चर है कि हम वैसी सब चीज़ें अभी नहीं लेके आते बच्चों के सामने, या फिर उनको कम्प्लीटली वो बेसिक नॉलेज उनको भी नहीं है। तो एज अ पेरेंट, पीयर्स जो हमारे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर टीचर्स हैं, वो ये बेसिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मतलब उनको कैसे ये समझे कि ताकि वो दूसरों में इनकलकेट कर सके ये इन्फॉर्मेशन? या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल एक शुरुआत मे बी विलिंगली और अनविलिंगली हो जाती है जब लेट्स से पहली बार अ गर्ल चाइल्ड हिट्स हर प्यूबर्टी एंड हैज़ मेंसेस, यानी कि जब एक बच्ची को जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो वो घबरा सकती है कि ये क्या चीज़ है। तो जब वो अपनी मम्मी के पास जाएगी बात करने के लिए, एटलीस्ट वो बेसिक नॉलेज उसकी मम्मी उसके अंदर इनकलकेट कर सकती है कि पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स में सेल्फ केयर कैसे होता है, ये क्या चीज़ है जो तुमको हो रही है और ये अचानक क्यों हो गई। तो मम्मी बता सकती है मेरे टाइम पे मुझे कैसा हुआ था या कैसे होता था, ये क्यों होता था। तो मैं भी पहली बार थोड़ा सा घबरा गई थी, पर जब इसके बारे में मुझको नॉलेज मिला तो मुझे समझ गया कि ये अब हर महीने होगा और इस तरह से ये होता है, इसका क्या पर्पज़ होता है। ये बेसिक जानकारी लेट्स से मम्मी अपने एक्सपीरियंस से दे सकती है। जहाँ तक रही बात साइज़ को लेकर के और ये है तो क्यों है, और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, बेसिकली इट इज़ मोस्ट हेल्दी अगर थेरेपिस्ट द्वारा ये स्कूल में किया जाए। इसलिए सेक्स एजुकेशन की शुरुआत स्कूल से मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है हुई है। मेरा ओन पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे स्कूल में सेक्स थेरेपिस्ट्स आए थे एंड आते थे एक्चुअली, और वो एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ आवर लाइफ, दैट इज़ आई थिंक अराउंड 7th-8th स्टैंडर्ड के आसपास वो सेक्स एजुकेशन का वो टॉक रखा जाता था फॉर अ पीरियड ऑफ सीरीज ऑफ लेक्चर्स हुए थे। तो वो वहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ ये थेरेपिस्ट द्वारा अगर दिया जाता है तो एक नॉर्मल सी प्राइमिंग हो जाती है, हम सेंसिटाइज हो जाते हैं उस नॉलेज के लिए। एंड एज एंड व्हेन कुछ डाउट अगर आया, सो इवन द पेरेंट्स मस्ट मेक द चाइल्ड फील अकोमोडेटिव एंड कंफर्टेबल कि वो उनसे डिस्कस कर पाएँ। बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके पीडियाट्रिशियन के पास लेकर के जा सकते हैं, कभी बुखार हुआ या कोई एक दिक्कत हुई, एंड पेरेंट्स कैन सॉल्व देयर ओन डाउट्स कि हम बच्चे से कैसे बात करें या किस हद तक की जानकारी इसके साथ हम शेयर कर सकते हैं। वो ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन कैन बी अ वेरी गुड सोर्स, और ये जो ब्रिज होता है वो इस गैप को वो ब्रिज कर देंगे और वो अपने तरफ से कुछ इनपुट्स देते हैं एंड देन मम्मी पापा उस हिसाब से घर पे बच्चों से बात कर सकते हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स की भी अगर प्राइमिंग हो जाती है विच कैन बी डन ओनली बाय थेरेपिस्ट्स, एंड उसमें आई वुड ऑल्सो इंक्लूड पीडियाट्रिशियंस। हम जब बच्चों को बिकॉज ही इज़ बीन अ फैमिली डॉक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इज सीन द चाइल्ड बचपन से, तो चाइल्ड का भी एक लेवल ऑफ रैपो तो बना हुआ है उस डॉक्टर अंकल से, तो वो डॉक्टर अंकल कैन प्ले अ वेरी गुड ब्रिजिंग पार्ट इन द नॉलेज ऑफ सेक्शुअल हेल्थ। इस तरह से अगर नॉलेज इनकलकेट की जाए देन इट गोज़ अ लॉन्ग वे इन मेकिंग अ हेल्दी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेक्स लाइफ इन चिल्ड्रन। कंप्लीटली थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ मैं, अभी और भी अदर क्वेश्चंस से फॉलो अप करूँगा इसको कि हमारे इसमें क्या होता था जनरली कि जैसे आपने बताया कि हमें एक थेरेपिस्ट को लाना चाहिए, तो मैं एक एनेक्डोट शेयर करूँगा। जैसे आपने बोला ना अभी कि जब पहली बार आपको ब्लीडिंग आ रही है या आपकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है ऐसे जगह से जहाँ आपको कभी निकला ना हो, तो एक आपको बीइंग अ फीमेल आप घबरा जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वैसे ही एक फ़नी इंसिडेंट ये है कि एक बार देयर वाज दिस गाय, ठीक है, हमारे स्कूल में आई वोंट नेम दैट गाय बट ही वाज लाइक द यू कैन पुट इज कॉल्ड एज अ सेक्स एक्सपर्ट, जैसे हम मुंबई मिरर में पढ़ते हैं, ही वाज दैट गाय, लाइक ही यूज्ड टू सर्व द इंटरनेट अबाउट दीज थिंग्स, ही वाज वेरी मच आई कैन से पैशनेट एंड नॉलेजेबल फॉर दिस। तो होता ये था कि देयर वाज दिस गाय जिसको आई न्यू, उसको फर्स्ट टाइम मे बी ही एनकाउंटर्ड नाइटफॉल और समथिंग एंड ही टोल्ड मी दैट आई फील आई हैव एड्स दैट आई थिंक कि मुझे एड्स हो गया है। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड, बिकॉज आई हैव हर्ड कि एड्स के 2-3 कारण है, तो ऐसे ब्लेड से हो जाता है, या अगर कोई गलत ट्रांसफ्यूजन हो गया इन सब से हो जाता है, या आप किसी अननोन
पार्टनर के साथ एक इंटरकोर्स कर लेते तो उनसे हो जाता है ऐसा सब चीज़ों से। तो सर ये हुआ है, कुछ हुआ है, ब्लीडिंग हुई, तो जब कहीं ये बार के शॉप में कहीं कट लग गया, कुछ हुआ, बोलते हैं नहीं मेरी बॉडी ने कुछ वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज किया है और मुझे लगता है ऐसा ही होता है कुछ, मतलब ही इज़ नॉट श्योर, उसको नहीं पता है कि यही होता है, बट उसके मन में किए एंड वो टेंशन में घूम रहा है सुबह सुबह टेंशन में। व्हेन आई फर्स्ट स्पॉट हिम इन द स्कूल कि मैंने पूछा मतलब बिकॉज वो बहुत परेशान दिख रहा था, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो ही थॉट कि मेरे को ये हो गया। देन वी वेंट टू दैट गाय, द बाबा, दैट वन बाबा, एंड वी टॉक्ड टू हिम, अरे कुछ नहीं रहे, तू अभी जवान हो रहा है। सो ये जो है कि हमारे आसपास दोस्त को हम रेफर करते हैं, तो मेरा जो फॉलोअप क्वेश्चन है इससे ये है कि पेरेंट्स ऐसा क्या कर सकते हैं, जस्ट जो छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि ये जो बच्चे जो जाके किसी स्कूल बाबाओं के पास जा रहे हैं, जो सेल्फ लर्न बाबा हैं, उनसे ये करके किसी सही इससे जानकारी ले पाए। पेरेंट्स भी हमेशा मतलब पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर सकते जो रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल एटलीस्ट वो क्या बेसिक चीज़ है तो पेरेंट्स को जानना चाहिए, जो अभी अपकमिंग पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे अभी टीनेज में जाने वाले हैं, जो 12-13 इनके एज ग्रुप के हैं, जो अभी पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसे स्टेप्स क्या ले सकते हैं जिससे कि वो और होलसम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि बच्चा खुलकर बात कर सके और बच्चा ऐसी चीज़ें बोल सके, ना कि स्कूल में जाके बोले कि मुझे लगता है मुझे एड्स हो गया। So what do you think? ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है एंड समथिंग विच इज़ वेरी रिलेटेबल विद अ लॉट ऑफ पीपल। सो आई एम हैप्पी कि तुमने वो एनेक्डोट शेयर करके ये क्वेश्चन पूछा है। देखो जब नाइटफॉल की बात आती है ना, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स ने नोटिस किए हैं कुछ स्टेन्स में भी इन दी अंडरगारमेंट्स और व्हाटएवर द चाइल्ड इज वेयरिंग व्हाइल ही इज स्लीपिंग, या तो बेडशीट कैन ऑल्सो बिकम स्टेन्ड। उस स्टेन को देख करके द फादर और द मदर ऑफ द चाइल्ड कैन अप्रोच द चाइल्ड बहुत ही हेल्दी तरीके से और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाते हुए उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से है और ये क्यों हुआ है। कई बारी अगर पेरेंट्स इसको हेल्दी तरीके से शेयर कर पाएँ उनके बच्चों से, तो ये जो एंग्जाइटी है उनकी या ये क्यूरियोसिटी है ये सब जानने की, जो कि वो बाहर से जानना चाहेंगे, एंड ऑफ कोर्स अगर पेरेंट्स ने पहल नहीं की तो बच्चे डेफिनेटली पेरेंट्स से ये बात शेयर नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो इट्स गंदी बात टू टॉक समथिंग रिलेटेड टू समथिंग दैट्स हैपनिंग डाउनस्टेयर्स। तो वो जाएंगे और स्कूल में इस तरह से वो चीज़ें शेयर करेंगे और पेयर्स में बहुत खुद अपने आप में गैर जानकारी है, बिकॉज वो बच्चे भी इसी उम्र के हैं। सो उनका भी एक्सपोजर बहुत एक्सट्रीमली डिफरेंट नहीं है, उनके भी एक्सपीरियंस या नॉलेज ऐसे है नहीं, तो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ कोई भी कुछ भी बना लेता है, अपने तरीके से इंटरप्रेट करके कुछ भी बता सकते हैं एंड मिसलीडिंग हो सकता है ये। सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि वो जो पहल है वो पेरेंट्स की तरफ से हो एंड दे कम एंड एक्सप्लेन टू द चाइल्ड कि ये इसका पर्पस क्या था, इसका ओरिजिन क्या है और ये क्यों होता है। एंड देन येस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि कुछ हुआ तो मैं एक्चुअली अपने पापा या मम्मी से ये शेयर कर सकता हूँ, बट दैट विल द ओनस देयर इज़ ऑन द पेरेंट्स एंड लेस ऑन द चाइल्ड, बिकॉज वो बेचारे तो घबरा ही जाते हैं देख करके, यार बिकॉज ये गंदी बात है, मैं नहीं बात कर सकता अपने पेरेंट्स से इसके बारे में, तो मैं स्कूल में जाके पूछ लूँगा। तो वहाँ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज सोलली ऑन द पेरेंट्स टू कम अप एंड टॉक टू द चाइल्ड अबाउट ये क्या स्टेन था। सो मेरा क्वेश्चन ऐसे होगा कि जो हमने अभी सिनेरियो देखा उसके अराउंड बहुत सारे बॉयज़ का एटलीस्ट एक ये क्वेश्चन होता है, डज साइज रियली मैटर्स? ओके, मैं खुद की अगर एग्जांपल दूँ तो यस आई हैव सर्च्ड ऑनलाइन कि क्या है मतलब एग्जैक्टली कि एवरेज साइज क्या है एंड डज इट रियली मैटर्स। मुझे कुछ ऐसा कोई सोल आंसर नहीं मिला, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सपर्टीज कि डज इट रियली मैटर? One word, just in one sentence if I were to sum this up, is it's not how big it is, it's how you use it. That is what matters. हालांकि now that you've asked me this question, I would of course elaborate over it. Otherwise मैंने सोचा था ये phases में होना चाहिए, ये जो education का part है, sex education का part है, this comes at a later stage. But yes, ये explain करना और ये जानकारी हमको सबको होना बहुत ज़रूरी है कि size पे हमको बहुत ज़्यादा obsess नहीं होना चाहिए. We are all different individuals, different human beings born with different genetic makeup, और जो physical makeup है वो भी हम सबका different है. हमारे हाथ के साइजेस, हमारे फिंगर के साइजेस, हमारी ओवरऑल बॉडी इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम समबडी एल्स. हमको जो जीन्स मिले हमारे पेरेंट्स से और उनको जो जीन्स मिले उनके पेरेंट्स, इट्स एक्सट्रीमली आउट ऑफ कंपैरिजन विद समबडी एल्स, समबडी एल्सेस फैमिली. सो साइज़ के ऊपर
बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होना कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग टू पीपल. इस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों में गैर जानकारियाँ हो सकती हैं इन देयर पेयर्स कि इतना साइज़ होना चाहिए और उतना साइज़ होना चाहिए. इट्स डेफिनेटली नॉट अबाउट द साइज़. आई विल टेल यू, अगर आपको साइंटिफिकली जानना है तो अ पीनस साइज इरेक्ट पोजिशन में 2 inches is enough to give any woman any kind of pleasure. If really people want to know what the size is supposed to be, अगर मैं वाकई ही आपको साइंटिफिकली बताऊं तो 2 inch is enough of for it to give the pleasure. Woman of any race, creed, race, religion, whatever, किसी को भी 2 inch is enough to give them pleasure. Only thing is you need to build up your skill set to do the act. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. लोग सिर्फ इंटरकोर्स पे ही ध्यान देने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और वो दे आर कम्प्लीटली जस्ट फोकस्ड एट द act of intercourse, which is the problem basically. So it's, people should understand. I mean, I'm sure in the latter part of the discussion here we will come to कि कैसे sex is not equal to intercourse, हम उस पर बात करेंगे. So it's not just about intercourse. ये wholesome experience आप कितना देते हो अपने फीमेल पार्टनर को, वो ज़्यादा डिटर्मिन करेगा कि how much she wants you more. It's not your size, but it's how you are doing it that will make her come back to you. सर, तो अभी जैसे आपने पीनस साइज के बारे में बात कर लिया, जो कि बहुत ही मतलब आप ऑब्वियसली इसके ऊपर हम लोग और एक डिटेल डिस्कशन करेंगे ना, और थोड़ा सा ब्रीफ पॉडकास्ट बनाएंगे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है. बहुत कुछ लोग तो अभी जैसे आपने भी ये बोला है, तो ऐसे भी लोग होंगे जो बैठ के सोचेंगे अरे नहीं ऐसा नहीं होता है. बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस दिल से कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है. शी सेड शी वांट समथिंग मोर, so that means उसका कोई भी ये हो सकता है ना. समटाइम्स लाइक पार्टनर्स कभी ऐसा भी होता है, I've heard कि वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलना चाहते. they don't want to hurt you or something, कि they are expecting something but you take it something else, right? which is the, I feel कि communication gap is a very big problem here. तो जैसे इसके बाद आता है कि women, जैसे मैंने बोला ना कि पार्टनर्स नहीं बोलना चाहते, तो what do women, जो the nation wants to know कि what do women really expect from their partners, कि exactly how he should be in, मतलब I'm talking about the broader spectrum, not going into the detail or specifics, but broadly उनको क्या expect होता है. because males में ये question पूछने का मेरा ये भी मकसद है कि males बहुत कुछ ऐसा बना लेते हैं pornography और explicit videos देखकर, अपने एक अलग cloud और दुनिया बना लेते हैं इस particular section के around, जो आप बेहतर जानते होंगे. तो what do women really want, like क्या वो expect करती हैं, at least bare minimum भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं? Very important to focus on the word bare minimum. Okay, if you all want to drive Mercedes and Lamborghini and what not, हम सबके नसीब में नहीं है ना वो, हमको चाहिए, मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है. So that's luxury for me. But bare minimum जो चाहिए वो बहुत healthy होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए. So ज़मीन आसमान का फ़र्क है actually in the way women and men they look at sex. काफ़ी फ़र्क हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाता है. एक मर्द किस तरह से एन एक्ट ऑफ सेक्स को देखता है और एक औरत किस तरह से एन एक्ट ऑफ सेक्स को देखती है. अभी मेन टेंड टू बी मोर बॉडी सेंट्रिक, वो ज़्यादा फिजिकल इन नेचर होते हैं, वो ज़्यादा विजुअली ओरिएंटेड होते हैं. ऐसा विमेन का नहीं है, देयर आर लिटिल डिफरेंट हियर. वो ज़्यादा पर्सन सेंट्रिक होते हैं, ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट देखते हैं अपने सेक्शुअल एक्सपीरियंस में. बाय एंड लार्ज यस देयर आर एक्सेप्शंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द होराइजन, बोथ साइड्स पे एक्सेप्शंस है, लेकिन बाय एंड लार्ज मोटा हिसाब किताब ऐसा रहता है कि मेन आर मोर फिजिकली ओरिएंटेड एंड मोर बॉडी सेंट्रिक, एंड वुमेन आर मोर इमोशनल एंड दे आर सीकिंग लव एंड अफेक्शन मोर देन द फिजिकल इंटिमेसी. फिजिकल इंटिमेसी भी चाहिए उनको, बट उनके लिए सब कुछ मैटर करता है. तो दे लुक एट इट विद अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच, और उनको बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है. सिर्फ आप उनको ऑर्गेज़म देते हैं, उनका ये एटीट्यूड नहीं होता, विमेन का ये एटीट्यूड नहीं होता है सेक्स के प्रति. सो वो सिर्फ आपकी साइज़ पे फोकस्ड नहीं है जितना आप फोकस्ड हैं, वो इस बात पे फोकस्ड है कि आप उनको कितना अटेंशन दे रहे हो, ना कि कितना अटेंडेंस दे रहे हो. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अटेंटिव टू देम एंड जस्ट गिविंग देम अटेंडेंस कि हाँ मैं हूँ. सो उनका तरीका आपके प्रति देखने का बहुत ही होलसम है, सिर्फ सेक्सुअल नहीं है. ये मर्दों को जानने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है दैट दे आर लुकिंग फॉर एवरीथिंग. सो आप कितना अटेंशन देते हैं, आप कितना अफेक्शन देते हैं, आप कितना उनके लिए इमोशनली एज वेल एज मॉरली खड़े रहते हैं व्हेन दे आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज. हाउ
हैव यू बिन बाय देयर साइड एंड हेल्प देम डील विद द सिचुएशन? वो सारी चीज़ें उनको बहुत मैटर कर जाती हैं. किस प्रकार के कम्युनिकेशन रखते हैं आप उनके साथ, द चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव वाइल कम्युनिकेटिंग विद देम, ये सारी चीज़ें विमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं रादर दैन जस्ट द साइज ऑफ योर मैनहुड. ऐसा नहीं है. So they are not focused on that, which is what you have to understand. And also during the act of sex, okay, now we are coming towards only sex. Even during the act of sex, उनके expectations आपसे बहुत अलग हैं. वो जानना चाहेंगे कि how much is she desired by you. आपको उनके लिए कितनी चाहत है is what they are seeking. Not just how much you want to be inside them or want to really do the act. बट आप कितना चाहते हैं उनको. सो आपके टच से, आपके आई कॉन्टैक्ट से, इन सारी चीज़ों से, आपके बॉडीली क्यूज़ से उनको ये अंदाज़ा लगता है कि येस, आई एम डिज़ायर्ड हियर बाय दिस पार्टनर. आई वुड वांट टू कम बैक टू हिम अगेन एंड अगेन, प्रॉबेबली वांट टू सीक अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ मेरे लिए चाहत बहुत ज़्यादा है रादर देन जस्ट द फिजिकल नीड. सो ये चीज़ें आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअल इंटरकोर्स. सो व्हेन शी हैज़ ऑलरेडी felt that she's wanted here and desired here, she's completely surrendering herself to you, which then becomes the size becomes extremely less important or also irrelevant at times. She's just enjoying the very fact that okay, I'm loved here so much. So everything that happens in that experience or during that experience, she's enjoying it fully. You probably are only focused on how you're doing it, but she's focused on what is happening here. तो इसलिए साइज़ की इम्पॉर्टेंस बहुत कम हो जाती है जब बात आती है व्हाट विमेन वांट फॉर सेक्स. सो पहले तो सेक्स के लिए प्राइमिंग ऐसे होनी चाहिए कि रिलेशनशिप एज अ होल कैसा है, या वो ट्रांजैक्शन आपके और उनके बीच कैसा है. उसके बाद जब बात आती है एक्चुअल सेक्सुअल एक्ट की भी, it's not just about intercourse, it's about everything that's happening there and how you are approaching her, touching her and talking to her and your bodily cues, because women are very smart and they pick up things. So she will know कि here I am treated only as a sex object, but somewhere else I was actually desired fully. So why would she want to be with somebody who's treating her as a sex object? Why not with somebody who's wholesomely seeing her and she's viewed as a beautiful object of love and not just sex? इसलिए साइज पर ना फोकस करके आप अपने ट्रांजैक्शन पे फोकस करते हैं कि हाउ द इक्वेशन इज बिल्डिंग अप एंड हाउ द पैशन इज फ्लोइंग बिटवीन द टू ऑफ देम. आपने जैसे एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं थोड़ा वही सोच में पड़ गया. बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज ऐसे बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे. ओके, मैं पॉर्न की बात कर रहा हूँ, पोर्नोग्राफी की बात कर रहा हूँ. वी स्टार्ट कंपेयरिंग इट. हमारा लाइफ पूरा बेंचमार्क होने, एज अ ह्यूमन टेंडेंसी हमारे इसमें होता है कि वी स्टार्ट कंपेयरिंग ईच अदर, क्योंकि उसने ऐसा किया, ओके ये ऐसा हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है. सो इस चीज़ को या इस टैबू को दिमाग से कैसे निकाले कि दैट इज समथिंग एल्स, वो क्रिएट किया गया है एंड दिस इज समथिंग जो आपके हाथ में नहीं है. इट्स जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द अदर पर्सन वांट्स और व्हाट आई वांट. सो हाउ डू यू रिमूव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग और या कंपैरिजन, बिकॉज जो पोर्ट्रे होता है वो मटेरियल पे दैट इज समथिंग एल्स. ओके, सो वो चीज़ को कैसे हम निकाले दिमाग से, बिकॉज हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं कि जब हम लोग एक्सपोज होते हैं ये सारी चीज़ों के लिए, तो हम लोग एक्चुअली समझना चाहते हैं कि कैसे हो रहा है, ये निकालना कैसा है दिमाग से, एंड जस्ट बी प्रेजेंट जब वो एक्ट हो रहा है या वो चीज़ें कर रहे हैं हम. Pornography induced erectile dysfunction has become the latest diagnosis in our manual of psychiatric disorders. Full stop. इससे ही हमको अंदाज़ा मिल जाएगा कि पॉर्न कितने सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस फैला रहा है लोगों के दिमाग में, एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट इज़ क्रिएटिंग इन पीपल्स लाइव्स. I would again like to repeat that pornography induced erectile dysfunction. ये वर्ड जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच फैले उतना बेहतर है. इस चीज़ का ट्रीटमेंट भी ऐसा है, यू टेक पॉर्न हॉलीडे. I'll repeat these words again and as many times as I'm required to, because people need to understand. इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि मुझे पॉर्न से ब्रेक लेना पड़ेगा. See, there are a lot of things happening behind the stage in recording that 30-minute clip or a 45-minute clip or a 60-minute clip of a pornography content. लोगों को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वो 1.5 घंटे का एक क्लिप बनाने में या 1 घंटे का एक क्लिप बनाने में उनको एक पूरा दिन लग गया है. उसकी शूटिंग के लिए पूरा एक दिन लग गया है. कितनी बार उसमें
the male partner has had to inject himself with something that helps him perform again and again. They do reach ejaculation during the shoot, but ये आपको edit करके cut करके हटा दिया जाता है. They take a break, they have their own beer or whatever, and they come back again with some substance either swallowed or injected, so that they can perform again. पर वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी दिखाई जाएंगी. It is edited and packaged into one and then sold to you, and we tend to buy everything that we see. And when we buy everything that we see, meaning we are accepting that as a reality, which actually is not the case. ये हम नहीं समझ पा रहे. कंपैरिजन हम उस चीज़ से कर रहे हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. हमको थोड़ी बिहाइंड द सीन्स कुछ पता चल रहा है कि क्या होता है वहाँ पे. पोर्नोग्राफी के पीछे की एक्चुअल रियलिटी क्या है. They want to sell their content and they are selling it to you, and you're very innocently buying it also. Also the fact that whatever reactions the woman is showing, वो कितना real है कितना नहीं आप नहीं जानते हो. How much are they acting in this and how much is it real, ये हमें नहीं पता है. So all of these realities are kept away from us और हमको सिर्फ सामने की चीज़ दिखाई जा रही है. पीछे का क्या होता है हमको नहीं पता रहता है. इस वजह से बहुत से मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं और हम हमारी एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली उस तरह से करते हैं कि यार वो बंदा उस क्लिप में तो इतनी देर कर रहा था, मुझे तो हार्डली 2 मिनट लगता है, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इंटरकोर्स बेयर मिनिमम है 60 सेकेंड्स ऑल्सो. इवन 60 सेकेंड्स, दैट इज 1 मिनट इज फाइन. पर वो 1 मिनट के पहले जो हम करते हैं बाय विच आई मीन फोर प्ले, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे. तो दिस 1 मिनट, इफ इट इज प्रेसीडेड बाय a good foreplay, this 1 minute is a very wholesome experience for the women for the female partner. ये हम नहीं समझ पाते. हमको ऐसा लगता है कि नहीं 45 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा हमको टिकना है in intercourse. No, it's not humanly possible only. You are not a superhuman. We are all normal human beings. 5 to 6 minutes, 4 minutes, 8 minutes. It's a very good thing. On an average, if I were to tell you the scientific, every time I'm coming to this because people would want to go and Google search and this and that ki actually kitna hai, anything between 7 to 15 minutes is absolutely normal. Maximum about 20 minutes. That too, it will take a lot of pauses in between. You just can't go on. Nobody can, because हमारी physiology ऐसी है कि एक certain level of stimulation पे या arousal पे हम पहुंच जाते हैं तो it has to release, and the release is what I mean by saying release is ejaculation. हो गई. सो दीज आर द थिंग्स जो हमको बिल्कुल दिखाई नहीं जाती. इनकी हमारे पास जानकारियाँ नहीं हैं. हम गूगल पे हज़ारों चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको ये गलत जानकारियाँ मिल जाती हैं. यू हैव टू टॉक टू थेरेपिस्ट्स, सेक्स थेरेपिस्ट्स फॉर दिस. इसकी जानकारियाँ हर जगह अवेलेबल नहीं है. सेक्स थेरेपिस्ट्स आर प्रॉपरली ट्रेंड इन टेलिंग यू कि क्या नॉर्मल है क्या नहीं, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू. This in itself is probably a one separate podcast altogether. Myths and misconceptions around pornography. पर हमने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं. हमने जो देखा है उसको सच मान करके उस पर ही विश्वास किया. हमने अपने आप को कंपेयर किया है और एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्ड कर लिया इन टर्म्स ऑफ द साइज, इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन फॉर विच वी नीड टू लास्ट, एंड ऑल ऑफ दिस इज कॉजिंग डिप्रेशन इन अस. हम तो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे यार, हमारे बीच तो ऐसा कुछ नहीं होता है. इतनी फैंटास्टिक चीज़ें तो हमारे लाइफ में नहीं हो रही कि हम प्लम्बर के साथ हुकअप कर ले रहे हैं या हम राह चलते किसी को भी वी आर हिटिंग ऑन अ वुमन एंड शी फॉल्स फॉर इट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेड अप. नो, दे आर क्रिएटेड एंड दे आर शॉट एंड देन दे आर सोल्ड टू यू. हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता ना. हम किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे और एंड ही और शी विल गिव इन टू आवर फैंटेसीज. ऐसा नहीं होता है. वी आर normally living individuals. We will have normal sex lives. Those are created for your fantasy. Let that be just a fantasy. Fantasy can turn you on at times. पर उस fantasy को reality expect कर लेना problem हो जाएगा ना. क्या क्या नहीं दिखाया जाता है. The interaction is between so many different classes of people and I don't want to name them because it can send negative connotations in our audience. इसलिए मैं name नहीं कर रहा. But जो chemistry और जो equation दिखाई जाती है कुछ group of people के बीच, वो दो लोग कौन हैं, all of that is very misleading, and it is playing with our belief system also, and to an extent polluting it. So for fantasy's sake, yes, keep it somewhere in some part of your brain so that it can turn you on and can drive your desire, but it's not an actual thing which will happen with you. Have a loving relationship, enjoy your sex as much as you can because sex is beautiful. इसमें कोई दो राय नहीं है. सर एंड अभी मैं एक ऐसी चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो यूजुअली क्या पता इंडिया में कॉमन है नहीं है, मे बी शायद बहुत
डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो सकती है, और टियर 2 टियर 3 एकदम सिटीज़ में क्या पता नहीं हो सके. आई डोंट वांट टू स्टीरियोटाइप और एनीथिंग लाइक दैट. बट मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था. इट वाज बाय वेरी फेमस डॉक्यूमेंट्री चैनल. आई डोंट वांट टू नेम इट. सो उसमें ये दिखाया था कि द यंग गाइज इन ब्रिटेन इन यूके और या आई गेस मे बी, एंड audiences correct me if I'm wrong in the comment section, but this is what I know, कि young guys like 22 23 के young guys who have just dating somebody and it's their first time, so they are using supplements like Viagra without any supervision, without knowing, just because they know कि Viagra will make them last longer and Viagra will just help them do out of this world, so they are taking Viagra एक्सपेक्टिंग कि they've already made their assumption कि भाई जो बंदी है वो तो मुझे नहीं पसंद करने वाली है एंड मैं तो उतना अच्छा कर ही नहीं पाऊँगा. तो दे आर लाइक कि वो वाइग्रा यूज़ कर रहे हैं विदाउट किसी सुपरविजन के. एंड इट्स लाइक होता कैसे कि ठीक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड, यू नीड अ प्रिस्क्रिप्शन, बट कैसा है कि वंस यू आर फ्रेंड्स विद सम केमिस्ट और फार्मासिस्ट एंड यू आर पेइंग एक्स्ट्रा और अंडर द टेबल और समथिंग लाइक दैट, तो दे गिव यू दोज मेडिसिन. एंड वो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया भी है कि हाउ ईजिली वाइग्रा इज़ अवेलेबल, कि वो गए पैसा दिया बोला ये चाहिए मुझे एंड दे गेट इट एंड दे आर यूजिंग इट. अब ये क्या हो जाता है कि लेट्स से समबडी इज़ यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, द फीमेल इज़ हैप्पी अननोइंगली, पता नहीं ऑब्वियसली कोई ये मर्द या लड़का बोलेगा नहीं अपनी फीमेल को फर्स्ट टाइम कि भाई अपनी पार्टनर को कि मैंने एक सप्लीमेंट लिया है. शील ऑब्वियसली वो उसको एक कम तरह से देखेगी, तो उसलिए वो अपनी ईगो को ये करने के लिए. बट देन फिर बाद में जब उसने बताया अपनी फीमेल को एनकाउंटर करके बात हुआ कि ये जो मिथ है आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, आप इसलिए ले रहे हो, विच इज़ वेरी हार्मफुल. तो मैं पहले तो ये चाहूँगा कि मैं कंप्लीट कर देता हूँ अपनी बात को, कि जब फीमेल को बताया उस बंदे ने कि मैंने ऐसा किया, तो शी सेड नो आई डोंट बिलीव यू डन दिस. तो फिर उसने बोला नो आई हैव डन इट बेबी प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, आई हैव डन दिस. तो उसने बोलती यू शुड हैव टॉक टू मी, आपको मुझसे एक बार कॉमन बात कर लेते, आई विल टेल यू कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यू डोंट हैव टू टेक एनी ऑफ दीज थिंग्स. तो मैं बस मेरा क्वेश्चन जो ये रहेगा शॉर्ट में मैं अभी ख़त्म करते हुए, कि आप मैं चाहता हूँ कि सर आप ये बताएं कि हार्म क्या है जो लोग ऐसे बस जानते हुए या एक हाफ नॉलेज से ले रहे हैं कि बस मैं तो कुछ ये मुझे हेल्प कर देगा अपनी जो भी मेरी अभी जो टेंशन है उसको ख़त्म करने में, जो अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए वो एक परमानेंट पेन कहीं ना कहीं बाई कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर हार्म करते हुए. तो ये कितना ख़तरनाक है जो लोग अगर ऐसा करने सोच रहे हैं कर रहे हैं, मोस्टली कुछ भी तरह की चीज़ें ले रहे हैं विदाउट एनी सुपरविजन. इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों तरीक़ों से है, फिज़िकली ऑल्सो एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो. और फिज़िकली ये है कि जो वाइग्रा जो सब्सटेंस है, ये जो मॉलिक्यूल है, वो कुछ चेंजेस ला रहा है बॉडी के कुछ हिस्सों में, जिस कारण से कुछ क्रियाएं हो रही हैं, जिस कारण से इरेक्शन आता है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये कि इससे हाइपोटेंशन होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर का गिर जाना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्लड इज़ गोइंग समवेयर एल्स इन द बॉडी, सो इट लीड्स टू समथिंग कॉल्ड एज हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर. सभी को हम वाइग्रा नहीं देते. इवन व्हेन 60 साल के लोग 65 साल के लोग आते हैं कभी कभी इरेक्टाइल प्रॉब्लम लेकर के, वाइग्रा इज़ नॉट वन स्टॉप सोल्यूशन दैट वी राइट. वी कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट क्या है, उनकी बॉडी में क्या दिक्कतें हो रही है, शुगर लेवल्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्मोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, अल्कोहल का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर उनके अंदर हो सकता है. जो हम ट्रीट कर दें वो नॉर्मल सेक्स कर सकते हैं. वाइग्रा डजंट इवन कम इन द पिक्चर. हम तो वाइग्रा एज अ लास्ट रिसॉर्ट देखते हैं. एज सेक्स थेरेपिस्ट्स व्हेन वी आर ट्रीटिंग पेशेंट्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर आवर लास्ट रिसॉर्ट्स. So when young people are taking it, they are definitely exposing themselves to medical issues 100%, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है इस बात की. Psychologically now, see what he has, what that particular man or boy has trained his mind to believe is, वो वाइग्रा लेगा और वो नॉर्मली परफॉर्म करेगा. वो वाइग्रा लेगा और वो नॉर्मली परफॉर्म करेगा. Over a period of time, this is his pattern now. His brain is believed to think this is needed for this act to happen. So now he is completely dependent on that. वो खुद में बिलीव ही नहीं कर रहा. So उसकी खुद की इरेक्शन होने की जो कैपेसिटी है जो वो नॉर्मली अचीव कर सकता है, he will definitely never be able to achieve without that substance being available. सर और आफ्टर अ टाइम एक रेजिस्टेंस भी तो डेवलप होने के चांस डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है. द सेम मॉलिक्यूल might not work on me again. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टॉलरेंस. मेरी बॉडी टॉलरेंस डेवलप कर जाती है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के प्रति.
आपके जो अल्कोहल में होता है वो भी ऐसे होता है ना, आप टॉलरेंस डेवलप कर लेते हो, तो पहले 1 पैग में ही चढ़ जाती थी, अब आपको 6 पैग लगते हैं. This happens over a period of time with these molecules also, which people don't have enough knowledge about, जिस वजह से ये दिक्कतें होने लगती हैं. And then by the age of let's say 35-40, that's it, they're done with their sex lives, because by the age of 40-45 and all, your testosterone level will naturally start decreasing as a process of aging. तब तो और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इनके सेक्स लाइफ पे. तो ये जानकारियाँ नहीं होने के कारण इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. दिस वाज नॉट इंटेंशनल, इट वाज देयर क्यूरियोसिटी. और यही गैर जानकारियों की मैं बात कर रहा हूँ जो पेयर ग्रुप में होता है. सो वेन एवर वी हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट विथ रिगार्ड्स टू सेक्शुअल हेल्थ, we have to talk to somebody who's trained in this particular field. Now there is a super speciality for this, for some reason, no, because these problems exist. So जब ये scientifically proven branch अवेलेबल है आपके एडवाइस के लिए, आपके सलाहकारी के लिए, तो क्यों ना सलाह ली जाए. एंड पेयर्स को कितनी जानकारी. सो व्हेन पीपल कम टू मी विद ऑल दीज मिसकंसेप्शंस, मैं उनसे बोलता हूँ ये आपको किसने कहा था कि ये लेंगे तो ही आपको परफॉर्म कर पाएंगे, या आप मैस्टरबेशन करते हैं तो ये दिक्कतें हो जाएंगी, इस वजह से आपको इरेक्शन नहीं आएगा. जैसे कि फ्रेंड ने बताया, किसी नेबर ने बताया. आई जस्ट आस्क देम, वो फ्रेंड आपका डॉक्टर है क्या? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई आस्क एवरीबडी. आप इस चीज़ के बारे में डॉक्टर से क्यों नहीं पूछे? कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर आएगा तो आप किसी इंजीनियर के पास जाओगे क्या, कि लॉयर के पास जाओगे, किसी टीचर के पास जाओगे, कि लॉयर के पास जाओगे? अगर वहाँ आप लॉयर के पास जाओगे तो यहाँ आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? इज़ वॉट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम. सो ये गैर जानकारियों की वजह से इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कम्प्लीटली हार्म कर देती हैं हमको, बोथ मेडिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली. सर आपने जैसे बात किया कि डॉक्टर्स के साथ या थेरेपिस्ट के साथ जाके बात करना चाहिए, सिमिलर टू द सिचुएशन ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस जो हम इंडिया में देखते हैं, इसके अराउंड भी सेम काइंड ऑफ कल्चर और मेंटालिटी हम लेके चलते हैं. तो लोग एक्चुअली बाहर कैसे निकले ये सारी प्रॉब्लम्स, ना कि गूगल करके या दोस्तों को बोल के कि ओके मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तुझे पता है क्या कुछ है क्या इसका सोल्यूशन, एंड वो उल्टी सीधी उल्ट पटांग बातें बता दे, एंड देन हम लोग भी वो बिलीव में चले जाए कि शायद ओ ऐसा होगा, इसकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है. तो वो घर से हम कैसे निकले, वो बिलीव कैसे लाए कि ओके दिस इज़ नॉर्मल, ये कुछ एक्सट्रीम मेरे साथ एक एक्सेप्शन नहीं है कि जो मैं सिर्फ फेस कर रहा हूँ. ये बाहर कैसे निकले हम? सेम वेरी सिमिलर टू मेंटल इलनेस, जो हम लोग सोचते हैं कि ओके मैं पागल हो रहा हूँ क्या, ये यूँ मेरे साथ क्यों हो रहा है. सो ये चीज़ सेक्स एजुकेशन को लेके हम कैसे निकालें दिमाग से? सी आज तो हम गूगल के एज में हैं. हम घर बैठे गूगल कर सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द सेक्स थेरेपिस्ट कौन है जिससे मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ. हम में से बहुत लोग शायद नहीं जानते कि भाई सेक्स थेरेपिस्ट ये भी एक चीज़ होती है, या सेक्सोलॉजी भी एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है. फेयरली वैलिड, बहुत लोगों को नहीं पता होती है, नॉट अ प्रॉब्लम. हमारे इर्द गिर्द डॉक्टर्स तो है ना, लेकिन वी नो लोकल डॉक्टर्स, वी नो समबडी इन अ हॉस्पिटल हूज अ फिजिशियन, वी कैन जस्ट गो टॉक टू देम एंड आस्क देम इफ़ मैं किसी से बात कर सकता हूँ जो इस फील्ड में पारंगत है मुझसे बात करने के लिए और मेरी ये जो जानकारियाँ हैं मुझको देने के लिए, एंड दे विल रेफर यू टू अ सेक्स थेरेपिस्ट एंड यू कैन गो एंड टॉक टू देम. और आपकी जितने डाउट्स हैं everything will be cleared, and because he is somebody who is trained and has been in that field for a considerable period of time, वो आपके दोस्तों से या आपके नेबर से या किसी भी रैंडम पर्सन से तो बेहतर पोजीशन में ही है आपको समझाने के लिए और ये जानकारियाँ देने के लिए. तो यू शुड बी बिलीविंग देम. आपको हार्ट रिलेटेड इशू होता है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हो. आपको ब्रेन रिलेटेड इशू होता है, स्ट्रोक वगैरह आता है, तो हमको पता है हमको न्यूरोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोसर्जन के पास जाना है. इसी प्रकार से हमको सेक्स से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं तो सेक्स थेरेपिस्ट के पास हमें जाना है. नहीं हम पहुंच पाते हैं सेक्स थेरेपिस्ट के पास, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो एटलीस्ट किसी डॉक्टर से जाके बात कीजिए. ही और शी माइट रेफर यू टू एन अप्रोप्रिएट पर्सन. ये जानकारी लोगों में होना ज़रूरी है कि मुझे डॉक्टर के अलावा और किसी से बात नहीं करना चाहिए इस बारे में. उनके सामने, बस डॉक्टर के सामने बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक के जाके ओपनली अपनी प्रॉब्लम प्रेजेंट करनी है. ही और शी विल डेफिनेटली गाइड अस. अ लॉट ऑफ टाइम्स एट देयर ओन लेवल दे कैन allay a lot of anxiety in you. If not, they will refer you to an appropriate person. तो सर मेरा एक अभी एक ऐसे कीवर्ड को मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इस डिस्कशन के अंदर, बेसिकली जिसको हम शायद लोग नहीं समझते कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, बट आई फील दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड विच इज़ कम्युनिकेशन. सर
व्हाट डू यू थिंक कि आज जो कम्युनिकेशन, जैसे आप बीइंग आप खुद भी अभी स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, अराउंड सेक्स, इंटरकोर्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस, आपने जितने भी आज तक केसेस देखे हैं, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कम्युनिकेशन का कितना बड़ा हाथ है? बिकॉज मैं जिससे भी सुनता हूँ, जैसे मैंने और भी टॉक्स देखे हैं या सुने हैं, सब ने जो भी स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने ये ज़रूर मेंशन किया, कम्युनिकेशन इज़ द की, इज़ नॉट समथिंग विच इज़ क्लीशे, इट्स एक्चुअली वैलिड यार, इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। सो आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर? कम्युनिकेशन से बड़ा कोई रोल नहीं प्ले करता। जितना इम्पोर्टेंट फैक्टर कम्युनिकेशन है, उतना कोई दूसरा फैक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे वो कम्युनिकेशन एक बच्चे का हो अपने माँ बाप से विद रिगार्ड्स टू वॉट एवर हिज और हर एंग्जाइटी इज़, चाहे वो कम्युनिकेशन एक सेक्सुअल पार्टनर का दूसरे सेक्सुअल पार्टनर से हो, जो भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। किसी बच्चे को किसी प्रकार की क्यूरियोसिटी आई कि ये मेरे बॉडी में क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी, ये तो कभी नहीं देखा था, ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं मेरे दिमाग में, किसी को देख करके अब मैं ऐसे क्यों सोचने लगा हूँ, मुझे इस प्रकार के फ्लैशेस क्यों आते हैं किसी के लिए, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए या पर्टिकुलर जेंडर के लिए क्यों आते हैं। ये जो अंदर एंग्जाइटी पनपती जाती है, ये क्लियर होगी ओनली विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन विद सम सीनियर इन द हाउस और एट स्कूल और एनीबडी सिमिलर। उसी तरह से सेक्सुअल पार्टनर्स के बीच कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है विथ रिगार्ड्स टू वो क्या एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है, वो पूछें कि सामने वाले की नापसंद पसंद क्या है। उस प्रकार से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, इस पर्टिकुलर केमिस्ट्री को आगे लेके जाया जाए। कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे क्या दिक्कत आ रही है, मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, रिलेशनशिप की कुछ दिक्कतें हैं क्या, not just sexual relationship, there could be everything fine sexually, but emotional level पे if there is a disconnect, it will trickle into your sex life also, तो वहाँ भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इवन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल इमोशनल रिलेशनशिप में भी कोई दिक्कतें आ रही तो वहाँ कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हैं तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पसंद, मुझे तुम्हारा अल्कोहल लेकर के घर आना एंड देन सेक्स डिमांड करना नहीं पसंद, आप स्मोक करके आते हो तो मुझे आपके पास आना नहीं पसंद। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये इसी को तो हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इतनी बेसिक चीज़ों का भी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सुबह के समय मुझे बेहतर लगता है, आई एम इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड, क्या हम सुबह फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं? ये कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन से बड़ा हथियार कोई नहीं है इफ़ यू वांट अ पीसफुल फुलफिलिंग लाइफ, और किसी भी पहलू में लाइफ के। सेक्स इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, यस, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, यस, बट बाकी दूसरे एस्पेक्ट्स में भी कम्युनिकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो मुझे नहीं लगता कम्युनिकेशन अगर सही हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों के बीच। इसलिए एक दूसरे से बात करते रहना, एक दूसरे के प्रति अपना फीडबैक भी देते रहना कि आज जो तुमने इस तरह से किया ये मुझे बहुत पसंद आया था, ये कुछ नया था, मुझे बेहतर लगा, आई वुड वांट टू ट्राई दिस मोर ऑफन। ये भी व्हाई नॉट गिव पॉजिटिव फीडबैक्स ऑल्सो, व्हाई ओनली नेगेटिव फीडबैक्स इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कि रैंडमली विदाउट प्लान किया तो ज़्यादा एक्साइटमेंट लगा यार मुझको, ऐसे भी क्यों फीडबैक हम ना शेयर करें। इसलिए चाहे वो नेगेटिव बात है चाहे पॉजिटिव बात है, एक दूसरे के साथ हम कहते हुए चलते हैं, बात करते हुए चलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है एक रिलेशनशिप के लिए। सर, तो मैंने जो क्वेश्चन मेरा कम्युनिकेशन बोलने का ये था, मैं चाहूँगा बस आप एक विद इन फ्यू सेकंड्स ये बोले कम्युनिकेशन से आप क्या बोला था, बिकॉज जो एकदम ही हिंदी अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस है उनको भी समझना चाहिए कम्युनिकेशन मतलब सिंपली क्या, अब जो बोलना चाह रहे हैं अगर उसको आप सरल भाषा में बोले, कम्युनिकेशन व्हाट इज? एक दूसरे से शेयर करना है, क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता है, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। किसी चीज़ की जानकारी देनी हो या बच्चे को नहीं कुछ समझ में आया हो कि वो क्या है, तो पापा और मम्मी ने उसको बताना चाहिए बहुत अच्छे से। ऐसे नहीं कि हाँ तुम समझ जाओगे, वक्त आने पे तुम समझ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप समझाएंगे तो वो बेहतर तरीके से समझेगा, वरना वक्त आने पे वो पेयर से बात करेगा। पेयर से बात करेगा तो उसके अंदर गैर जानकारियाँ आएंगी, गलत बिलीफ्स आएंगे और वो कन्फ्यूज्ड स्टेट में ही पाया जाएगा। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन, हर चीज़ के बारे में बात करके वो चीज़ को क्लियर आउट कर देना। और सर मैं बेसिकली और भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके लिए मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में पूछा, और थैंक यू सो मच आपने इतना अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया कि मैंने पढ़ा कई सारे इसकी फ़ीमेल के एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिखे थे, वी आर नॉट एबल टू टॉक टू आवर हस्बैंड अबाउट आवर फैंटेसीज, विच इज़ लाइक, मतलब अगर किसी ने इनिशिएट भी किया है तो इफ अगर हस्बैंड इज़ लाइक वेरी कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स ख्यालात के हैं तो इट्स लाइक कि ये सब क्या है, ये फालतू बातें क्या होती है। लाइक आपने बोला ना कि मुझे ऐसे पसंद है, ये जो कि डिफरेंट है, इट्स लाइक कुछ फीमेल्स होती है हु आर लाइक कम्प्लीटली आउट ऑफ डिफरेंस। लाइक साइकाइट्री मैंने भी पढ़ी है थैंक्स टू यू, तो उसके अंदर मैंने फेटिशेस में पढ़ा, दिस कॉल्ड एज अ BDSM,
okay, which is, we feel like it's a crime or something, but people like it. There are people who like it, there are people who get pleasure from that. तो लोग क्या करते हैं कि there's this woman who has written her experience कि I like BDSM a lot, I am a submissive, बट जब मैंने अपने हस्बैंड से बात बोली कि आई वॉन्ट यू टू डोमिनेट मी, ऐसा छी ये सारी बातें क्या है, एंड ही गॉट वेरी एंग्री, ही गॉट वेरी फ्यूरियस अबाउट दिस, एंड फिर उनके बीच और थोड़े से फाइट्स हो गए इसके बारे में, एंड उनके रिलेशनशिप में थोड़ी सी क्या कह सकते हैं दरार आ गई कि ये मेरी बीवी क्या डिमांड करी है, क्या बोल रही है, या मेरी पार्टनर क्या बोल रही है. तो ऐसे कई तरह के फेटिशेस होते हैं जो हम पढ़ते हैं, जानते हैं. तो आपका इस पर क्या बोलें कि मतलब ये जो अगर कोई ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो उसे नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके खिलाफ अगर जो शेयर कर रहा है? ये बहुत ज़रूरी है किसी भी पार्टनर के लिए, वेदर मेल और फीमेल. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने पार्टनर को कितना कंफर्टेबल फील करवाते हैं ओपन कम्युनिकेशन रखने के लिए, कि मैं कितना एक एनवायरनमेंट हेल्दी बना दूं कि मेरा सामने वाला मुझसे बात करने के पहले झिझक ना महसूस करे, हिचकिचाहट ना महसूस करे. हो सकता है कभी कभी कुछ रेवलेशंस या कुछ डिस्कवरीज मेरे लिए थोड़ी अनप्लेजेंट हो सकती हैं अपने पार्टनर के बारे में. स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल, नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट. मैं शायद थोड़ा शॉक फील कर सकता हूँ, अरे ये अचानक से क्या बोल दिया इसने, बट आई स्टिल हैव टू गिव अ ईयर, लेंड अ ईयर, कि मैं पहले सुन लूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं. आई माइट लाइक इट, आई माइट नॉट लाइक इट, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो एक एंड पे वो है मेरा पार्टनर और एक एंड पे मैं हूँ. बीच का कोई रास्ता निकल सकता है क्या? इट कुड बी समथिंग न्यू फॉर मी ऑल्सो. लेट मी ऑल्सो टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट, करके देखते हैं, कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शंस. या तो कुछ बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि यार मैं ये, आई थिंक इट्स प्रिटी अनकम्फर्टेबल फॉर मी, हो सकता है वो नहीं करके हम ये कर सकते हैं. ये सब बात की बात है. सबसे पहले ये आता है कि मैंने कितना एनकरेज्ड फील करवाया है अपने पार्टनर को अपने सामने ओपन अप होने से. दैट्स द फर्स्ट थिंग. ऑल्सो जो पार्टनर ओपन अप हो रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दैट पार्टनर टू गेज और टू असेस कि मेरा सामने वाला पार्टनर किस पेज पे है, क्या वो इस चीज़ पे पॉजिटिवली रिएक्ट कर सके या नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है. उसका मूड जानना है, उसकी थोड़ा हाव भाव पहले से समझने हैं कि मैं किस हद तक की चीज़ें एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. मे बी आई कैन मेक रेवलेशंस इन स्टेप वाइज मैनर, कि पहले कुछ माइल्ड टाइप की फैंटेसीज एंड देन थोड़ा सिवियर टाइप की फैंटेसीज विच कैन कम एज अ शॉक टू आइदर ऑफ द पार्टनर्स. सो येस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने पूछा है. ये बहुत स्वाभाविक भी है फॉर समबडी टू फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल विद द पार्टनर, और वहाँ पे फ्रिक्शन शुरू हो सकता है कि तुम ये सब क्या सोच रहे हो आजकल, या तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो, इसका मतलब तुम पता नहीं किसके किसके बारे में ऐसा सोचती होगी. ऑल ऑफ दिस कैन कम आउट इन डायलॉग्स. सो बहुत ज़रूरी है कि पहले सुन लिया जाए नॉन जजमेंटली, और सीधा जंपिंग योर बटन इज़ नॉट, थोड़ा होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस एंड जस्ट लिसन कि वो क्या बोलने की कोशिश हो रही है वहाँ पर. एंड अगर हम दोनों बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं तो वाई नॉट. बट ये दोनों की केमिस्ट्री पे, दोनों के इक्वेशन पे बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगा. प्लस एक दूसरे की ओपननेस बहुत मैटर कर जाएगी. तो थोड़ा ब्रॉड आउटलुक रख करके अगर हम एक दूसरे के सेक्शुअल एक्सपीरियंस को थोड़ा एनहांस करने के लिए कुछ इनोवेशंस एंड कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस करना चाहें, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज एक हद के बाद तो मोनोटनस फील होने लगता ही है. तो टू कीप दैट स्पाइस अलाइव ऑल द टाइम, कुछ नई चीज़ें हमेशा होते रहना बहुत अच्छी बात होती है. इसलिए एवरी स्टेज, इसी को तो हम कहते हैं एवोल्यूशन. एक रिलेशनशिप स्टैटिक नहीं हो सकता, स्टैग्नेंट नहीं हो सकता. एंड बट फॉर इट टू ग्रो और टू इवॉल्व, इस तरीके के सम न्यू इन्वेंशन, सम न्यू रेवलेशन, सम न्यू डिस्कवरीज, सम न्यू एक्सपेरिमेंटेशंस ज़रूरी हो जाते हैं एट एवरी स्टेज फॉर दैट रिलेशनशिप टू कीप ग्रोइंग, बोथ इमोशनली एज वेल एज सेक्शुअली. So be always open to these kind of innovations, so that you're not hitting a wall and then उसके आगे कोई growth ही नहीं है इस relationship की, and then we feel monotonous and then we start falling out of affection for each other, and then the other things come into picture which can complicate ये जो chemistry थी. तो हम इसी को spicy बनाने के लिए, yes, definitely at every stage, every now and then we can cook something new. So apart from just एक question मेरे दिमाग में अभी randomly आया. So apart from sexual intercourse, ये desires को हम कैसे tackle कर सकते हैं? I think in my opinion sex is not the only answer. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होगी जिससे हम ये चीज़ को, कैसे बोलूँ मैं, सामने जा सकते हैं उस चीज़ के अलावा. तो वो सारी चीज़ें क्या होगी? Other than sex, yes, it's the emotional attachment. एक दूसरे के साथ टफ सिचुएशंस में कोई एक पार्टनर टफ फेस से गुजर रहा है तो किस तरह से दूसरे पार्टनर ने has helped to get him or her out of the situation, किस फर्मनेस के साथ, किस अश्योरेंस के साथ वो पार्टनर खड़ा रहा है
with the struggling partner. That is one of the best predictors of how the relationship will perform in the long term. हम tough phases में कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, हम see through कैसे करते हैं वो phase. I go through a failure in my exam, let's say for example, and my girlfriend in college, how has she supported me? That one of the examples जो मैं आपको कह रहा हूँ, या एक business loss हुआ है तो मेरी wife मेरे साथ किस तरह से खड़ी थी. एक बच्चे की तबीयत ख़राब हुई या डायग्नोस हुआ किसी सीरियस इलनेस से, तो ये दोनों मियाँ बीवी मिल करके किस तरह से दे सॉ दैट फेज थ्रू टुगेदर इन द फैमिली, मैनेजिंग वर्क लाइफ बैलेंस, ऑल्सो द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, दे ब्रिंग द कपल टुगेदर. ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है. प्लस एफर्ट, एक दूसरे के लिए समय निकालना. आज के जो फास्ट पेस्ड लाइफ है, बावजूद इसके हम एक दूसरे के लिए समय किस तरह से निकाल लेते हैं. हम कैसे रैंडमली प्लान बनाते हैं कि आज बाहर मिल लेते हैं, फिर साथ में घर जाते हैं. तुम अपनी ऑफिस से यहाँ मिल लो, मैं अपने ऑफिस से आके यहाँ आता हूँ, लेट्स जस्ट ग्रैब अ कॉफ़ी एंड देन वी कैन ड्राइव बैक होम. या आज रात को चलो कहीं ड्राइव पे चल लेते हैं, स्टेकेशन, सम काइंड ऑफ अ स्नीक आउट. ये चीज़ें हमेशा आपके पार्टनर को ये क्यों देते रहेंगी कि there's so much of effort from his side और her side मेरे लिए वक्त निकालने को. ये अपने आप में इतनी डीपनिंग चीज़ है कि ये रिलेशनशिप को और गहरा बनाते जाती हैं. एंड इसका एक पॉजिटिव बाय प्रोडक्ट ये है कि सेक्शुअल केमिस्ट्री ऑल्सो स्टार्ट्स ग्रोइंग. आई स्टार्ट फीलिंग फॉर माई पार्टनर दैट मच मोर. अगर मुझे पता चलता है कि वो मेरे लिए इतना एफर्ट्स करती है यार, मेरे साथ समय निकालने के लिए इतना कुछ करती है, उसका बॉस उसके सर पे ऑल द टाइम रहता है कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसके कॉलीग्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली, इट्स अ वेरी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट इन द ऑफिस, बट व्हेन शी इज़ होम एंड विद मी, मुझे कभी फील ही नहीं होने देती. I am made to feel so special by her despite that crazy that she has had in the traffic or in the office or whatever. But घर पे आने के बाद she's all focusing on me and वो effort मेरे लिए बहुत overwhelming at times हो जाता है, and then automatically you know it warms the relationship so well and we gel together. सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद मेरे और क्वेश्चंस है नहीं जो मैं पूछना चाहूँगा. लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी मुझे बैठे बैठे सडनली ये हिट हुआ कि जैसे क्या होता है कि आजकल जो यंग जनरेशन है, इट्स अ वेरी, कह सकते हैं ना, अब आप ट्विटर पे जाओगे तो 14-15 साल के ज्ञान देने लग रहे हैं ज़िंदगी का, जिन्होंने खुद का बाथरूम धोने ढंग से नहीं आता है, वो अब ज़िंदगी का ज्ञान देते हैं. ऐसे वन लाइनर लिखते हैं कि ज़िंदगी के ज्ञान दिए जा रहे हैं, लोगों को एडवाइस दिए जा रहे हैं 14, 15, 12, 13 साल के लोग. अब कभी कभी होता है कि वी फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, ये तो आम सी बात है जो होता है. तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी पीपल टेक स्टेप्स कि विच इवेंचुअली लीड्स और टेंड्स टू इंटरकोर्स. अब उसमें हो जाता है कि कभी कभी यह है कि नोबडी, मतलब उन दोनों के बीच इतना ज़्यादा ही कह सकते हैं क्लोजनेस है, इतनी ज़्यादा ही इमोशनल, कह सकते हैं फायरिंग अप हो रहा है बॉडी के अंदर इमोशंस और हार्मोन्स का, कि दे वांट टू जस्ट गेट इन दी एक्ट. बिकॉज आज आसान हो गया एक तरह से, बहुत सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन आसान हो गया है, मिलना किस तरह से आसान हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई मॉडर्न एज के अंदर, तो दे गेट. अब लेट्स से कि हो गया, होने के बाद रियलाइज़ होता है जब वो शांत होता है, हार्मोन्स लेवल नीचे आ रहे हैं, जब वो फायर कम ख़त्म हो चुकी है कि ओ व्हाट हैव आई डन. अब लेट्स से कि अब चलो हो तो गया, कुछ हुआ नहीं, बट लेट्स से कि इफ़ अ गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट समहाउ, तो ये हो जाता है कि अब उसकी, बिकॉज आजकल बहुत सारी वेब सीरीज़ भी दिखाया जा रहा है लोगों को जिसमें ऐसा हो जाता है, तो उसमें लड़की को सीक्रेटली ले जाके कोई अबॉर्शन करा रहा है, कोई उसे कुछ पिल खा रही है, कोई कुछ कर रही है. आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ दीज सच वेब सीरीज़ जहाँ पर वो बेचारी समहाउ शी गेट्स प्रेग्नेंट, एंड वो ऐसी चीज़ खाने लग जाती है कि वो उसकी बॉडी को इतना बुरा अफेक्ट कर देती है कि नाउ शी कैन नेवर बिकम मदर, और शी कैन नेवर बिकम मदर इन फ्यूचर. तो अब बिकॉज उसने, अगर वो वक्त रहते ही किसी सही इंसान से बात कर पाती है, घर में ही बाहर भी, तो शायद ये नौबत ना आती और उसकी ज़िंदगी, वो उस तरह से उसको डिप्रेशन ही हो गया ना. आज वो छोटी है, बट जब कल को उसको मदरहुड शील क्रेव कि मुझे बच्चा चाहिए, जब उसकी वो सही एज आएगी, जब उसे माँ बनना है, जब उसे बच्चों की ज़रूरत होगी, उसे अपने पार्टनर के साथ एक फैमिली स्टार्ट करनी होगी, तो लेकिन अब वो चीज़ को उसे ज़िंदगी में उसकी गलती की वजह से, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो खो चुकी है, उसके कुछ गलत स्टेप्स उसने ऐसे ले लिए उसकी वजह से. तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, लेट्स से, बिकॉज आज हो रहा है सर, अब आपने भी सुना होगा, मैं भी सुनता हूँ, देखते ही हम किसी ना किसी फॉर्म में, तो क्या करना चाहिए ऐसी लड़कियों को, और इवन द गाय, हाउ ही शुड टैकल दिस सिचुएशन, हाउ ही और शी शुड एड्रेस दिस सिचुएशन
ओवरऑल आपका क्या यस सी ये तो एक दिक्कत हो ही जा रही है ना विद टेक्नोलॉजी इज कमिंग अ लॉट ऑफ अदर डिफ़िकल्टीज ऑल्सो. ओके यस चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं आज टेक्नोलॉजी की वजह से. आज एक्सेसिबल बहुत ईजिली हो गई हैं चीज़ें. द वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी स्मॉल नाउ एक टेक्नोलॉजी के चलते. बट उसके फ्लिप साइड्स भी रहते हैं ना. एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स. ये हम हमेशा इग्नोर कर जाते हैं. सो बिकॉज मिलना बहुत, जैसे आपने कहा कि मिलना बहुत आसान हो गया है. कहीं जगह पर जाना, किसी जगह पर जाना बहुत आसान हो गया है. बातें करना बहुत आसान हो गया है. कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग रैंडमली ऑल्सो. हम बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देख रहे हैं विच इज़ मिसलीडिंग एट टाइम्स. हमें भी वो चीज़ें करने का दिल करता है और हम ये कर रहे हैं आजकल. इसके साथ साथ बहुत से रेकलेस बिहेवियर्स भी हो रहे हैं जिसका कल्मिनेशन या आउटकम कुछ इस तरह का भी हो सकता है. रेकलेस बिहेवियर एंड लेस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ज़रूरी है इज़ व्हाट आई वुड वांट टू टेल पीपल at every stage. Be informed even if when things go wrong, like this question of yours in itself can be an information for people. See, when things go wrong, initial stages of panic completely. I might take reckless decisions when I'm panicking. तो ये सबसे दिक्कत की बात हो सकती है. The male partner, in your case let's say, the male partner has to stand by the female partner if things have gone wrong. You just can't leave her in the middle of the waters just like that. Hanging नहीं छोड़ सकते आप. That's your responsibility, and that also should be a very strong cue फीमेल पार्टनर के लिए कि मेरे साथ था तो how will she react to it. ये मेरे साथ नहीं था उस मोमेंट में, लटकता हुआ छोड़ दिया मुझको उस मोमेंट में. That can have certain kind of beliefs in the and that should actually strike some sense into the head of the female partner. लेकिन हो जाए अगर तो definitely doctor, nobody else. No friend, no neighbor, nothing of that sort. Some doctor. Take an informed decision from the doctor. Doctor will guide you pretty well. क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है. You might also have to face sometimes difficult consequences if parents get involved in this and all of that. But ये मैंने किया है तो मुझे पूरी responsibility अपने action की लेनी ही पड़ेगी. But first step is go to a doctor and talk to him or her. You will be guided pretty well. And take this experience as learning and nothing else, because this can leave me traumatized as a female. It can leave me traumatized and I can have problems attaching to people in future. I can have problems with regards to sex. That's when other sexual dysfunctions come into picture. I get married maybe forcibly, but then I cannot have sexual intercourse because the memories of that event will every time strike me again and again. I will have flashbacks every time my partner approaches me for a sexual encounter. ये सारी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ में. So this question is extremely important for people, and it must occur to them that responsible behavior कितना important होता है, well informed behavior कितना important होता है, एक पार्टनर को जज थोड़ा सा उसको गेज कर लेना कितना important होता है. ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. बट once it has happened, I have to go to the most informed person, and that is nobody but doctor, कि इसका हम medically कैसे इसको डील कर सकते हैं. And then of course the counseling that must go on, कि यस ये हो गया बट इसके आगे आपका बिहेवियर किस प्रकार से रहना चाहिए, वरना ये चीज़ें बार बार होंगी आपके साथ में. एंड येस इट कैन प्ले विथ योर हार्मोन लेवल्स, इट कैन प्ले विथ योर बॉडीली फंक्शंस, एंड योर प्रेगनेंसी कैन डेफिनेटली बी हार्म्ड परमानेंटली ऑल्सो इफ दीज थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग जस्ट लाइक हाउ दे वांट. सो ऐसा होता है when abortions are carried out. Sometimes some complications happen during abortion जिसकी वजह से secondary to which आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसीज पे प्रॉब्लम आ सकती है. ये हमको पता रहना चाहिए. इसलिए रिस्पॉन्सिबल सेक्स ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. येस people want to experiment and people want to explore avenues with regards to sex. Okay, it's personal choice and जिसको करना है all respect to them, but responsibly करना is the most important factor. नहीं तो उसके बुरे consequences face करने पड़ते हैं. So like spending 1 hour with you right now, बहुत सारे न्यू चीज़ें मुझे भी जानने मिली. आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होगी अबाउट देयर पार्टनर्स, वाई कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेक्स के अराउंड जो हमने टैबू क्रिएट करके रखा है वो चीज़ को फेस करना इस कितना इम्पॉर्टेंट. ओके सो सर, अगर हम पूरा ये जो हमने 1 आवर स्पेंड किया, अगर उसको एक 2-3 लाइन में अगर हम समराइज़ करना चाहें तो वो कैसे होगा? अर्ली स्टेज पे पेरेंट्स, टीचर्स एंड थेरेपिस्ट्स के कोलैबोरेशन से जो जानकारियाँ दी जानी चाहिए वो होना चाहिए.
हर किसी में। बच्चों को ये जानकारियाँ होनी चाहिए एंड द बेस्ट पीपल हु कैन गिव दिस इज़ पेरेंट्स, टीचर्स एंड थेरेपिस्ट्स वर्किंग इन कोलैबोरेशन, साथ मिल करके। सबसे पहली बात, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स उन्हें एक्सप्लेन करना इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारी खुद की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सेक्स एंड सेक्शुअल बिहेवियर्स बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक रिलेशनशिप सिर्फ सेक्शुअल नहीं होना चाहिए, अगर उसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है तो इट गोज़ अ लॉन्ग वे। एक पर्टिकुलर सिस्टम में हम रहते हैं, फिर अदरवाइज थिंग्स बिकम वेरी केओटिक। अगर हम रैंडम एनकाउंटर्स के खोज में निकलते रहें, थिंग्स कैन बिकम वेरी केओटिक। सो एक सिस्टम में चलने के लिए इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ सेक्शुअल पाथ पे ना जाते हुए एक रिलेशनशिप को होलसम अप्रोच से देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइज, pornography, duration, all of those things, just throw them out of the window, concentrate on the partner and the experience of your sexual intimacy. So passion is something which we must be focusing on, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ओवरऑल ये सब हेल्दी रहने के लिए एक दूसरे से बात करना है, एक इन्फॉर्म्ड पर्सन से बात करना, अपने पार्टनर से बात करना, मोटा मोटा कि कम्युनिकेशन बेहतर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेक्स इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, please do not look at it in negative light. Yes, it can bring upon certain kind of difficult situations or consequences, if I may say also. So आपको responsible रहना with your sexuality बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई लोग होते हैं जिनका हायर डिज़ायर लेवल है, किसी का लो डिज़ायर लेवल है, कोई मैटर नहीं करता। If two people feel passionate about each other, they must enjoy that act as much as anything else.